अगर वो सिद्धांत अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, तुम्हारे पास एक पेशेंट आ गया, बोल रहा है ये भाई बस मैंने सोनोग्राफी करवा ली, सब कुछ करवा ली, सब कुछ चीज़ें करवा ली है, पर मेरी ये व्याधि ठीक नहीं हो रही, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करा रही, इसका कारण नहीं ढूंढ के आ रहा। तो ये 24 अध्याय का ये जो श्लोक है, 8 नंबर का श्लोक, सबसे ज़बरदस्त रेफरेंस पूछ लेते कि क्या है श्लोक, क्या है? सर्वेषां च व्याधीनां वात पित्त श्लेष्मानां एव मूलम तत्लिंगत्वात् दृष्टफलत्वात् आगमच्च। क्या बोल रहे वो? सर्वेषां च व्याधीनां, सब प्रकार के व्याधियों में क्या है? वात पित्त श्लेष्मानां एव मूलम। क्या बोल रहे वो? यही मूल है, वात पित्त और श्लेष्मा ही मूल है। अगर तुम्हें भाई साहब ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि नहीं, चिकित्सा में अब तुम अल्प बुद्धि हो, कुछ नहीं आ रहा, ऐसा कन्फ्यूजन में जा रहा है, यार इसका डिसीज क्या हो सकता है? कुछ नहीं, बस वात पित्त श्लेष्मा की ट्रीटमेंट किया करो। ये श्लोक गोल्डन श्लोक है, यानी कि अपन पूरी संहिता पढ़ते हैं ना, बोलते हैं ना इसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, तो क्या है उसकी ट्रीटमेंट? आगम से करो, वात पित्त श्लेष्मा, वात पित्त श्लेष्मा से करो। सभी व्याधियों के मूल वात पित्त श्लेष्मा ही है। उन दोषरूप लिंगों से ही व्याधि रूप का साध्य होता है, अस्तित्व अनुमानित होता है। क्या बोल रहे? यथा ही कृत्स्नम विकार जातम विशेष रूप अवस्थितम सत्वरजतमसि न व्यतिरिच्यते। क्या बोल रहे हो? व्याधि का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से भी होता है, जैसे कि किसी व्याधि में वातहर या पित्तहर औषधि देने से तत्काल व्याधि शांत हो जाती है, यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। अतः व्याधि का ज्ञान प्रत्यक्ष भी होता है। व्याधि में शास्त्र आगम भी प्रमाण है। शास्त्र में व्याधियों के और उनके कारण वात पित्त कफ का उल्लेख है। अतः इस प्रमाण से सिद्ध होता है कि व्याधियां है, जैसे कि विकारों का समूह विश्व के रूप में स्थित है और वह सत्वरजतम से भिन्न नहीं होता, अर्थात सत्वरजतम रूप में ही होता है। इसी प्रकार संपूर्ण विकार समूह जो विश्व के रूप में स्थित है वह क्या है? वात पित्त श्लेष्मा से भिन्न नहीं है। यानी कि भाई साहब कोई भी डिसीज आ जाए, तुम्हारे पास कुछ भी आ जाए, बस तुम्हें क्या करना है? वात पित्त कफ की ट्रीटमेंट करनी है, ऐसे सुश्रुत जी ही कह रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? दोष धातु मल के संसर्ग से और आयतन विशेष से और निमित्त से विकल्प की प्रतीति होती है, अर्थात भिन्न भिन्न रोग हो जाते। अब क्या बोल रहे हैं? वात दोष है, रक्त धातु है, वात दोष है, मांस धातु है, वात दोष है, मेद धातु है, वात दोष है, अस्थि धातु है। तो भाई सब कितने हो गए? वो 7 धातु के 3-3 पकड़ लो, 21 व्याधियां तो इधर ही होगी, 21 व्याधियां दोष और धातु को पकड़ के, फिर मल को पकड़ लो 3 और 3, ऐसे 3-3 पकड़ के कितने हो गए? वो 9 हो गई व्याधियां। 21 और ये कितने हो गए? 9 कितने हो गए? 29 तक तो व्याधियां ऐसी होगी, दोष धातु मल के संसर्गित है। और बोल रहे निमित्त कारण से भाई साहब। अब देखो तुम कोई वृक्ष गुण का सेवन करते हो तो उसको वात का वृक्ष गुण बढ़ेगा, फिर वात का वृक्ष गुण अगर रक्त में जाएगा तो वृक्षता उत्पन्न करेगा, तो रक्त की जो कार्य है वो भी वृक्षता से उत्पन्न हो जाएंगे, तो व्याधि का रूप ही अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए वो बोल रहे हेतुओं से भी तुम्हारे भिन्न भिन्न व्याधियां होती है, ऐसे कह रहे हैं। जब धातुएं दोष से अधिक प्रभावित हो जाती है तो उनका नामकरण, हाँ, जब धातुएं अगर दोष से ज्यादा ये हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, उसका नाम ही आप क्या डालते हो? रसज, रक्तज, रक्त जो अयम, शोणितो जो अयम, मांस जो अयम, मेद जो अयम, अस्थि जो अयम, मज्जा जो अयम, शुक्र जो अयम, ऐसा बोल रहे हैं। धातु में ज्यादा हो जाएगा। हाँ, डल्लन की टीका में एक बताए हैं, आगम अर्थात आगम में भी लिखा गया है कि 1120 व्याधियां जो कार्य रूप में है उनके कारण वात पित्त श्लेष्मा होती है। यानी कि ये डल्लन जी बोल रहे हैं कि अपने जो सुश्रुत संहिता है उसके अंदर 1120 व्याधियां बताई है, 1120 व्याधियां बताई, और उनके सभी का कारण क्या है? बस वात पित्त का भी यही श्लोक एक बताना था। वात पित्त सर्वेषां च व्याधीनां वात पित्त श्लेष्मा एव मूलम ततलिंगत्वात् दृष्टफलत् आगमत्वात्। उनको डरना नहीं है। हाँ, आगे भी वो धातु की विकार बताए, वो आप आगे से पढ़ लेना। और एक 10 नंबर का भी श्लोक अच्छा है। कुपितानां हि दोषानां शरीरे परिधावतां यत्र संग ख विगुणत व्याधिस्तत्रोपजायते। कुपित दोष जब शरीर में दौड़ते हैं तो जहाँ पर स्रोत विगुण होता है वहाँ पर ही संग हो जाते हैं और वहाँ पर ही क्या करते हैं? व्याधि उत्पन्न कर देते हैं।
ये पढ़ लेंगे अपन, अष्टविध शस्त्रकर्मी अध्याय। ये थोड़ा सा व्रण के बारे में है, व्रण के ऊपर ये भी फोकस कर रहे हैं, इसलिए अष्टविध शस्त्र कर्माध्याय थोड़ा सा हार्ड है समझने में और याद करने में भी हार्ड जाता है ये। चलो 25 नंबर का अध्याय। अथा तो अष्टविध शस्त्रकर्मी अध्याय व्याख्या सम यथ उवाच भगवान धन्वंतरी छेद्य भगंदरा। पहले भगंदर आया कि क्या करना है तुम्हें? काट लेना, बस काट लो, छेदन कर लो। छेद्य भगंदरा। ग्रंथि, ग्रंथि का भी क्या करना है? लाइपोमा या कोई भी कैंसरस ग्रोथ आ गई तो अपन क्या कर देते हैं? काट देते हैं। छेद्य भगंदरा ग्रंथि श्लेष्मिक स्तील कालका। इम्पोर्टेंट है, बोल रहे हैं श्लेष्मिक ग्रंथि को ही काटना है। इम्पोर्टेंट है कि भाई साहब ग्रंथि कौन सी काटना है? श्लेष्मिक ग्रंथि को ही काटना है। इति आम न तु पक्वच। ऐसे बोल रहे कि आमज ग्रंथि को काटना है क्या तुम्हें? आम अवस्था में अगर हो, अपक्व ग्रंथि हो तो उसको काटना है क्या? नहीं काटना है। तिल का अलग यानी कि जो मतलब इधर बॉडी पे बनते हैं ना, हाँ वाइट ब्लैक ब्लैक जैसे, ब्लैक ब्लैक तिल के जैसे ऊपर उनका, उठते हुए हाँ, स्किन से, वो क्या है? तिल का अलग एक प्रकार का क्षुद्र रोग है। आगे बोल रहे हैं व्रणवत्म अर्बुद। बोल रहे हैं व्रणवत्म किन्न व्रणकोष्ठ, अर्थात जिन व्रणकोष्ठ में क्लेद हो चुका है, यानी कुछ हाइपर ग्रैनुलेशन बन जाता है ना, ऐसे व्रणवत्म को भी तुम छेदन कर सकते हो। अब हाइपर ग्रैनुलेशन हो गया तो अपन काट देते कि नहीं, इसलिए वो बोलते व्रण के वर्तम को भी तुम छेदन कर सकते हो। अर्बुद को तो भाई साहब तुम्हें छेदन करना ही करना है, कह रहे सीधे सीधे। अर्श को भी अपन छेदन करते हैं, छेद अर्श भगंदरा, ऐसा भी श्लोक है। चर्मकील, चर्म अर्म के ऊपर जो ऐसे कील के आकार के एक रोग बन जाता है, उसको भी आप क्या कर सकते हो? काट सकते हो। बोल रहे हैं चर्मकीलो अस्थि मासगम। बोल रहे हैं स्नायु का कोत होगा, मांसांकुर जो हो गया, ठीक है ना, स्नायु का कोत होगा, मांस का कोत होगा, उसको भी आप क्या कर सकते हो? काट सकते हो। शल्य जतुमनि मांस संगातो गलशुंडिका। कभी कभी ये पूछ लेते जतुमनि को क्या करना चाहिए, तो मणि के जैसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते होंगे, सिस्ट वगैरह बन जाते होंगे, उसके लिए कहा है और कि उसको काट दो करके। मांस का संगात अगर हो जाए, नीचे से साइनस जा रहा है, उसको भी तुम छेदन कर सकते हो। गलशुंडिका, उसमें भी आप क्या करना चाहिए? छेदन करना चाहिए। गलशुंडिका उधर निदान स्थान में डिटेल में बताई गई है गलशुंडिका। स्नायु मांस सिरा कोत, वही कोत। अगर पूरे गैंग्रेनियस आ गए स्ट्रक्चर पूरा, अगर तुम्हारे स्नायु और मांस और सिरा में कोत अगर हो गया, सड़ गए, तो तुम्हें क्या करना है? काट के फेंक देना है। सिरा, स्नायु, मांस, सिरा, कोत से ऑब्वियसली छेदन ही करना है। आगे बोल रहे हैं वल्मीक। वल्मीक यानी कि अपन कार्बन कल से ऐसा अब बोल सकते हो। वल्मीक के जैसे ऐसे सुपरफिशियली नहीं क्या, छोटे छोटे ऐसे साइनस बन जाते हैं और नीचे ऐसा पूरा सा बेस होता है, तो उसको अपन छेदन भी कर सकते हैं, पूरा पूरा हटा भी सकते हैं। शतपोनक, उसको भी आप क्या कर सकते हो? छेदन कर सकते हो। शतपोनक भगंदर का एक टाइप है, उसको आप काट सकते हो। ऐसे बोले छेदन करने का बोला हुआ है। अदृश्य, अदृश्य शायद ये नेत्रगत रोग में बताया गया है, शायद ये अदृश्य तालुगत व्याधि, अदृश्य, हाँ तालुगत व्याधि, तालुगत अदृश्य बताए गए हैं। अदृश्य उपदंश, उपदंश में भी आपको क्या करना है? उपदंश के जो व्रण होते हैं, ग्रंथि होते हैं, उसको भी आप काट सकते हो, ऐसे कह रहे हैं। मांसकंदी अधिमांसकम, यानी मांस आया जहाँ पर मांस की कंदी बन गई, अधिमांस बन गया, ज़्यादा मांस बढ़ रहा है, उसको भी आप क्या कर सकते हो? काट सकते हो, छेदन कर सकते हो, काट सकते हो, ऐसे कह रहे हैं। आगे बोल रहे हैं भेद्य रोग। भेदन किस किस का करना चाहिए? बोल रहे हैं भेदन विद्रदी, जो भी विद्रदी, अब एब्सेस हो गया तो आप भेदन करके उसको निकालोगे ना, ड्रेन करोगे ना, उसमें अगर ब्लड हो या एब्सेस यानी पस हो तो उसको आप काट के क्या करोगे? भेदन तो करोगे ना। अब इतनी बड़ी सिस्ट हो गई है, इतना बड़ा एब्सेस हो गया है, एरियनल एब्सेस हो गया, उसको में क्या करोगे? आप भेदन करोगे, स्किन का पूरा पस को बाहर निकालोगे। यहाँ पर छेदन करोगे कि तुम
छेदन मतलब पूरे पूरे एब्सेस की स्क्रीन को ही नीचे से क्या अंदर से उठा के थोड़ी ना काट दोगे। नहीं। तो छेदन और भेदन में ये अंतर है। ठीक। क्या बोल रहे हो? सर्वजा ग्रंथयस्त्रय यानी कि अन्यत्र अन्यत्र, हाँ, सन्निपात ग्रंथि छोड़ के, है ना, ऐसा ही है ना, सन्निपातिक विद्रधि छोड़ के, सॉरी, सन्निपातिक विद्रधि छोड़ के सभी विद्रधियों का आप क्या कर सकते हो? वेदन कर सकते हो, ऐसे बोल रहे हैं। वेद्य विद्रधियो अन्यत्र, अन्यत्र नहीं क्या वो सर्वजाज, सर्वजा नहीं क्या, यानी सन्निपातिक विद्रधि में भेदन नहीं करना है, वात पित्त कब्ज में आप वेदन कर सकते हो। यानी ऑब्वियसली एब्सेस बन गया है तो उसमें आप वेदन कर सकते हो, बस सन्निपातज में नहीं करने को बताए हैं। क्यों नहीं करने को बताए वो एक सोचने वाली बात है। मे भी फिर कैंसरियस हो सकती है वो, कि भाई साहब तुम उसको छेड़ दोगे तो और ज़्यादा फैल जाएगी, ऐसे उनके ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, है क्या नहीं? सही सही। कैंसरियस कुछ एब्सेस या कुछ ऐसा कैंसरियस ग्रोथ हो सकती है विद्रधि से, इसलिए उन्होंने सन्निपातक विद्रधि को नहीं बताया गया है। बोल रहे हैं ग्रंथयस्त्रय, 3 प्रकार की जो ग्रंथियाँ होती है, ग्रंथि 4 प्रकार की, श्लेष्मिक वाली हाँ हो गई। हाँ, उसमें भी वात पित्त कब्ज ग्रंथियों में करना है, सन्निपातक ग्रंथि में नहीं करना है, ऐसा ही है ना? नहीं, सन्निपातिक ग्रंथि में करना है, बाकी श्लेष्मिक में नहीं करना है, श्लेष्मिक ग्रंथि में नहीं करना है। वेद्य रोग के विषय में कहते हैं 3 प्रकार के जो वात पित्त कब्ज ग्रंथियाँ है, ऐसे वेद्य रोगों में करना है, जो वात पित्त कब्ज ग्रंथि है उसमें करना है। ये देखो ना नीचे डल्लन की टीका, ग्रंथयस्त्रय इति वात पित्त कब्जा, यानी कि 3 ग्रंथि में करना है, सन्निपातक ग्रंथि में नहीं करना, ऐसे कह रहे हो। यानी कि वही होगा उसका अर्थ कि भाई साहब कैंसरियस ग्रोथ अगर है, तुम छेड़ दोगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मैलिग्नेंसी बढ़ जाएगी। टीका पढ़ा करो, कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहो। आगे बोल रहे हैं आदि तो ये विसर्पाश्च वृद्धया सविदारिका, बोल रहे हैं कि सभी प्रकार की वृद्धियाँ, जो अब कोई भी वृद्धि होगी, जैसे इंगोनल रीजन में हर्निया होगा, अम्बिलिकल हर्निया होगा, सभी प्रकार की वृद्धियों में आप, या कोई सिस्ट हो गई, लाइपोमा होगा, ऐसे कुछ भी वृद्धि हो गई तो उसमें भी आप भेदन कर सकते हैं, ऐसा कह रहे। विदारिका, विदारिका देखना पड़ेगा, एक शूद्र रोग में बताया गया है जिसमें विदारण हो जाता है, उसको भी आप भेदन करने को कहा गया है। आगे बोल रहे प्रमेह पीड़िका, प्रमेह पीड़िका के भी आप भेदन कर सकते हैं, कह रहे हैं। शोभ, अगर किसी प्रकार की सूजन है तो उसको भी आप भेदन कर सकते हो। स्तन रोग में भी करने को बताया, स्तन रोग में भी अगर कुछ कलेक्शन है अंदर, फ्लूइड का कलेक्शन है, तो उसमें भी आप क्या भेदन करके उस फ्लूइड को बाहर निकाल सकते हो। अवमंतक, अवमंतक कौन सा व्याधि है? शुक दोष में बताया है, शुक दोष जो पेनिस के ऊपर के जो अवमंतक नाम के एक व्याधि बताए हैं, पेनिस के ऊपर शुक दोष के है, अभी तो आउटडेटेड हो गए, अभी मिलते भी नहीं थे शुक नाम के रोग। अवमंतक में भी आप भेदन रोग करना है, ऐसे कह रहे हैं। कुंभिका अनुशायी, अनुशायी उधर भी आया था, अस्थिगत रोग में भी आया था। और इधर कुंभिक, कुंभिक रोग कौन सा है? कुंभिक रोग अभी ऐसा कुछ है नहीं है, ये नाम आया है बस। कुंभिका, कुंभी के आकार का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता होगा, तो उसके अंदर शायद कलेक्शन कुछ होता होगा, रक्त का, हाँ, कुछ कलेक्शन होता होगा, इसलिए उन्होंने बताया होगा। अनुशायी का भी इसमें कुछ ऐसा वर्णन नहीं दिया है, देखा है क्या अनुशायी का? अनुशायी का कुछ टीका में दिया नहीं कि अनुशायी है क्या, तो मैं यहाँ पर भी कुछ दिया नहीं, बस अनुशायी बोल रहे। नाड्या, कोई भी नाड़ीवरण हो तो उसके अंदर आप भेदन कर सकते हो। वृंद, एक वृंद, यानी कि कंठगत रोग जो है, एक वृंद वृंद, शायद ये माधव निदान के अंदर डिटेल में बताया, एक वृंद वृंद रोग। इसको आप टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिल्स एब्सेस, या वो टॉन्सिल्स का जो टॉन्सिलर जो एब्सेस हो जाते हैं, उससे आप ये जान सकते हो, वृंद या एक वृंद से। तो सर वैसे इसी टॉन्सिल से ही इसका कंपेयर कर रहे थे वृंद को, क्योंकि यार टॉन्सिलर एब्सेस हो गया तो थोड़ा बार तो आपको भेदन करना ही पड़ेगा, ड्रेन करना ही पड़ेगा, ऐसे बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं पुष्करिका अलजी, पुष्करिका भी शायद उधर ही है ना, उत्तर तंत्र में दिया है, वो भी शुकदोष बताया है, पुष्करिका भी शुकदोष बताया गया है, उसका भी भेदन करना है। ये मिलते नहीं रोग तो इन्होंने ज़्यादा ऐसा एक्सप्लेन किया नहीं, बस शुकदोष उधर जाके पढ़ लेंगे। फिर बाद में बोल रहे अलजी, अलजी शायद उधर ही है ना, उत्तर तंत्र में बताया ना,
अलजी वो भी नेत्रगत रोग भी है। नेत्रगत रोग में बताया। प्रायश बोल रहे हैं, प्रायश शुद्र रोग पुप्पुटो तालु दंतजो, यानी कि तो आलू पुप्पुट जो रोग बताया है, दंत पुप्पुट जो रोग बताया है, तुंडी कीरी, तुंडी के आकार के जैसा अपना कंठ के ऊपर ग्रोथ हो जाती है, कंठ के अंदर ग्रोथ हो जाती है, गिलायु वृद्धि, वही टॉन्सिल्स के अलग अलग रोग जिनमें शीघ्र पाक हो जाता है, जैसे भगंदर पीड़िका हो गई। अश्मीरी के लिए बस्ती का भी भेदन तुम कर सकते हो, अन्य कारण से नहीं, मेद से होने वाली व्याधियों में भेदन कर्म करना चाहिए, यही बोल रहे हैं। पूर्वच्चीय प्रपाकिनम बस्ती तथा अश्मरी हेतोर मेदोजा ये च, यानी कि मेदज जितने भी व्याधियाँ होती है उसमें आप भेदन कर सकते हो। और बोल रहे ये इंपॉर्टेंट है, बस्ती तथा अश्मरी हेतु, बस्ती का भेदन करके अश्मरी को निकालने का इन्होंने एक सर्जरी बताई है, यानी कि बस्ती को भेदन करो अगर अश्मरी निकाल सकते हो आप, यानी कि ये ऐसे अश्मरी का ऑपरेट भी करते थे, इससे आपको जानना चाहिए। यानी कि ऐसे कह रहे हैं, अगर भेदन अगर आप ना करोगे तो पेशेंट अश्मरी से मर जाएगा 100%। जब ऐसा कंफर्म हो तभी अगर तुमको बस्ती का ये करना है, क्या करना है, भेदन करना है और उसमें से अश्मरी निकालनी है। एक ही ऑप्शन है। हाँ, जब भाई साहब मरण भाई 100% होगा ही होगा, ऐसे बोल रहे हैं। इसके अंदर आप अगर कॉमन पॉइंट्स देखोगे, देखो छेदन और भेदन में कुछ कॉमन पॉइंट मिलते हैं क्या आपको? ग्रंथि है, ग्रंथि का छेदन और भेदन दोनों करना है। और कुछ है क्या कॉमन पॉइंट्स उसमें? ग्रंथि का बस एक ही है ना? ग्रंथि में भी कंफ्यूजन करा रहा है। श्लेष्मिक ग्रंथि यहाँ बोल दी, बाकी हाँ नहीं, श्लेष्मिक ग्रंथि में छेदन करना है। हाँ, और इधर बाकी तीनों ग्रंथि में भेदन करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं लेखन साध्या व्याधिया। लेखन किस किस में करना चाहिए? बोलते हैं 4 प्रकार की रोहिणी में, वाति पित्त कपज और सन्निपात, चारों प्रकार की रोहिणी में लेख्य चतुस्त्र रोहिण्या किलासम उपजीविका मेदजो दंत वेदर्भम ग्रंथि वर्तम अधिजीविका अर्शांसी मंडलम मासकंदी मास उन्नतिस्तता। बोल रहे हैं 4 प्रकार की रोहिणी व्याधि। तो रोहिणी मतलब कौन से? रोहिणी वो है ना, गलसुंडिका में होता है ना, शायद मुखगत रोग में आएगा ये रोहिणी। हाँ वही मुखगत रोग में आता है रोहिणी, उसके अंदर लेखन करने को बताया है। किलासम उपजावेगा, शायद कुष्ठ का प्रकार बताया, ये किलास जो है वो वाइट वाला पार्ट। हाँ वाइट वाला जो, हाँ शायद ल्यूकोडर्मा। हाँ ये भी ऐसे थे आप लोग ओकोडर्मा करके। आगे बोल रहे उपजीविका, जिह्वा के ऊपर अगर उपजीविका ऐसे ग्रोथ हो जाती है तो उसके अंदर भी लेखन करना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। मेदोजन्य दंत वेदर्भ, अगर दंत के ऊपर ऐसे मेदज की उपलेपन हो जाता है उसके अंदर भी लेखन करना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। ग्रंथियों का भी लेखन करना है, ऐसे कह रहे हैं। ग्रंथि वर्तमा के ऊपर के रोग भी आप ये कर सकते हैं, लेखन कर सकते हैं। अधिजीविका, जिह्वा के नीचे ग्रोथ हो रही है कोई, उसका भी लेखन कर सकते हैं। अर्श, अर्शांसी मंडलम मासकंदी, अर्श का भी आप लेखन कर सकते हैं, इसे कह रहे हैं। मंडल कुष्ठ, मासकंदी, हाँ मंडल कुष्ठ कह रहे हैं। मासकंदी, मांस का कोई भी अगर पार्ट ज़्यादा बढ़ रहा है तो अपन लेखन कर देते, स्क्रैपिंग कर देते हैं ना, वही है उधर। मांसोन्नति, वही मांस के अंकुर बन जाते तो उसमें ये मांसकंदी हो रहा है ना कहीं? हाँ ये इधर है ना, छेदन में दिया है ना, मांसकंद, हाँ। मांसकंद अधिमासकम, यानी कि ऐसा अगर मांसकंद आ गया तो बोल देना भाई छेदन लेखन दोनों कर सकते, करेक्ट ही तो है। आप किसी भी ग्रोथ को अगर काट रहे हो तो ऑब्वियसली आप स्क्रैपिंग करके छोड़ोगे, तो स्क्रैपिंग करके छोड़ना ही है क्या नहीं? आगे बोल रहे हैं, अगर आपको पीजी के लिए प्रिपेयर करना है ना तो आप ऐसा करिए, छेदन और भेदन को सिर्फ अंडरस्टैंड कर लीजिए। भेदन के तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, बस छेदन का थोड़ा सा याद करना है। छेदन के भी इजीली आज याद हो जाते हैं कि ग्रोथ हो रही है गलचुंडिका जैसी हो रही है तो आपको काटना पड़ेगा। जैसे वल्मीक हो गई, ये 2-4 डिसीज याद कर लो। और भेदन में भी जैसे एलर्जी होगी, अवमंतक हो गया, स्तन रोग, कुंभिका हो गई, अनुशयी हो गई, ऐसे जो रेयर डिसीजेज है उसका याद कर लो।
बाकी के याद तो इसका करना है, लेख्य द्रव्य का याद करना है, लेख्य शस्त्रविद कर्म का आपको याद करना है कि लेखन भाई साहब कहाँ कहाँ करना है। आप अलग अलग से ऐसे ट्रिक भी बना सकते हो कि रोहिणी की शादी थी, रोहिणी का लग्न था, ऐसा आप कर सकते हो कि रोहिणी नाम की एक लड़की थी, उसका लगन था, तो उसने उसका लगन भी विदर्भ में होने वाला था, तो उसने आधा ही मांस का भक्षण कर लिया, तो उसको अर्श निकल के आ गए और वो ज़्यादा मोटी भी हो गई, यानी कि मेदोजी व्याधियाँ होती है कि नहीं, मेद से ही स्थौल्य होता है कि नहीं। तो ये सब आप अलग अलग से ट्रिक बनाकर उसको आप याद कर सकते हो लेखन को। वेदन का तो आपको पता ही है कि वैसा जो अलग अलग टाइप की सिराएं होती है उसका आप वेदन कर सकते हो। मूत्र वृद्धि दोकोदरम, यानी कि असाइटिस में, मूत्र वृद्धि में आप हाइड्रोसिल के अंदर वेदन कर्म कर सकते हो। एशन तो पता है, जहाँ पर सशल्य व्रण है, जिसके अंदर कुछ भी शल्य है अंदर की तरफ, और उन्मार्गी व्रण है, नाड़ी है, नाड़ी व्रण में अपन एशन कर ही देते हैं, उसके अंदर भी आपको एशन करना है, ये कह रहे हैं। बाद में बोल रहे आहरण, किस किस चीज़ का आहरण करोगे रोशनला? शर्करा का, शर्करा तिस्त्रो दंतकर्ण मल अश्मरी शल्यानी मूड गर्भाच्य वर्चच्च निचिते गुदे। बोल रहे हैं 3 प्रकार की शर्करा। कौन कौन सी होती है वो? मूत्र शर्करा, पाद शर्करा और दंत शर्करा। 3 प्रकार की जो शर्करा है उसको आहरण किया जाता है, ऐसे कह रहे हैं। शर्करा से आप छोटे छोटे ऐसे कैल्शियम के डिपॉजिट जैसे कह सकते हो आप। बोल रहे हैं दंतकर्ण मलो अश्मरी, दंत को भी आप निकाल सकते हो। अब दांत हिल रहा है तो आप निकाल दो भाई साहब, आहरण कर दो। करने के अंदर का मल ज़्यादा फंसा हुआ है तो उसको भी आप निकाल सकते हो। अश्मरी को भी आप आहरण कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, ऐसे कह रहे हैं। आगे बोल रहे मूड गर्भ, हाँ मूड गर्भ तो आहरण करना ही है, बाहर निकालना ही है। वर्चिते निचितम गुदे, यानी कि वर्च अगर पूरा तुम्हारा एकदम हार्ड स्टूल है गुदा के अंदर, उसको भी आप तीक्ष्ण बस्तियाँ दे के या आहरण किसी इंस्ट्रूमेंट से आप आहरण करना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं आहरण के लिए। इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, इजीली याद हो जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। चलो आगे कहते हैं स्त्राव्य। स्त्राव्य विद्रदीय पंच भवेद सर्वजात रुते, रुते मतलब नहीं, ऐसा बोल रहे वो। सन्निपातक विद्रदी को छोड़कर बाकी 5 प्रकार की विद्रदियों में क्या करना चाहिए? विस्त्रावन करना चाहिए। तो भेदन भी आता है ये विद्रदी, हाँ विद्रदी में अन्यत्र सर्वाद, हाँ मतलब भेदन करना है विद्रदी में, भेदन और स्त्रावन दोनों करना है। हाँ। अब देखो ना एप्सिस बन गया, वो भी एक प्रकार की विद्रदी, तो उसको आप भेदन करके तो ड्रेन करोगे ना। अब एक प्रकार की विद्रदी बन गई जिसमें सिर्फ इन्फ्लेमेशन ही ज्यादा है, सूजन ही ज्यादा है, शोती है, तो उसके अंदर आप रक्त मोक्षण कर सकते हो कि नहीं? तो वो होगा, ऐसे आप सोच सकते हो। आगे आप भेदन करोगे तो ड्रेनेज तो कर ही रहे हो। हाँ सही बात है ना? नहीं, पर अगर सिर्फ शोध है विद्रदी के अंदर, कुछ कलेक्शन नहीं है, तुम भेदन थोड़ी ना करोगे। नहीं, तुम तो स्किन काट रहे हो ना, स्किन काटनी नहीं वहाँ पर। ऐसे आगे से वो अलग अलग सिद्धांत बता देते। आगे बोल रहे कुष्ठानी वायु सरोजन शोभम यच्च एकदेशजम, ये सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ पर अपन विद्ध कर्म करते हैं, छोटी सी इडल लेते हैं और जहाँ पर भी पेनफुल कंडीशन, वायु सरोजन शोभम, अगर वायु की वजह से सरुजा शोभ अगर है, एक देशज अगर है, लेकिन एक ही देश में होने वाला जो शोभ होता है, वायु से भाई अत्यंत पीड़ा होती है, अपन डायरेक्टली विद्ध कर्म कर देते हैं और उससे आराम हो जाता है पेशेंट। कुष्ठ में तो पता ही है भाई, विस्त्रावन करना ही करना है, रक्त दुष्टिजन्य है। पाल्य आमया, पाली के रोग भाई साहब, यानी कर्णपाली जो होती है वो अगर लाल हो गई, इन्फ्लेमेटरी हो गई, तो उसके अंदर भी आपको क्या करना है? रक्त मोक्षण, यानी विस्त्रावन करना है। श्लीपत के अंदर भी रक्त मोक्षण बोला है, कहाँ पर बोला है? श्लीपत के अंदर, गुल्फ के नीचे बोला है ना रक्त मोक्षण करने का, और उसके ऊपर से भी आप चीरा मार सकते हो, ऐसे बोले। विष दुष्ट शोणित, विष दुष्ट शोणित में विष दुष्टम च शोणितम ऐसे बोल रहे हैं, यानी कि विष से अगर रक्त दूषित हो रहा है तो उसमें भी आप क्या करना चाहिए?
विस्त्रावन करना चाहिए, रक्त मोक्षण तो करना ही है। अर्बुद के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, अर्बुद के अंदर क्या क्या बोला है तो अर्बुद में तीन अर्बुद में छेदन बोला है और रक्त मोक्षण भी करना है, ठीक है। अपन विसर्पे के अंदर तो रक्त मोक्षण कर ही देते हैं, ग्रंथियों में भी आप रक्त मोक्षण कर देते हैं, में भी हिसाब वो रक्त की वजह से हो रही होगी तो उसका ब्लड सप्लाई कम होके दुष्ट शोणित निकल के वो ग्रंथि का शांत हो जाए, ऐसा एक सिद्धांत आप प्रस्तावित करके अर्बुद और ग्रंथियों में कर सकते हो। एक तो अर्बुद को काट लो भाई साहब, काटना नहीं है तो तुम विस्त्रावन करके उसकी चिकित्सा करो, ऐसे कह रहे हैं। तीनों प्रकार के उपदंश में जो ओनोरोइया है, सिपिलिस है, वो भी एक रक्त एक स्किन की व्याधियाँ है क्या नहीं, पर वो रक्त शुक्र दृष्टिजन्य इसलिए अलग से बताया, इसलिए आप उपदंश में भी आप क्या कर सकते हो, रक्त मोक्षण कर सकते हो, ऐसे कह रहे हैं। स्तन रोग में भी अगर जहाँ पर इम्प्लामेटरी आपको लग रहा है, पित्तज व्याधियाँ लग रहे हैं, उसके अंदर भी आपको क्या करना है, विस्त्रावन करना है, कह रहे हैं। आगे बोल रहे हैं विदारिका में आप रक्त मोक्षण कर सकते हैं। ये शायद उधर उत्तर तंत्र में शुक दोष में बताया गया है विदारिका। ऊपर भी आया था सुशीरो अर्थात दंत रोग, यानी कि दांतों के अंदर अगर सुशीरता ज़्यादा बढ़ रही है उसके अंदर भी आपको विस्त्रावन कर सकते हो आप। गल शालोक मुख रोग बताए गए हैं, वो तालुकंटक हो गए। रोमी दंत के अंदर भी विस्त्रावन करने को बताया गया है। दंत वेष्ट, दंत के ऊपर ऐसे वेष्टन के जैसे वेदनाएं होना, वो मुख रोग में एक बार पढ़ लेना। उपकोष हो गए, शीतात हो गए, शीतात के अंदर भी दंत पुपुटक, ओष्ठ रोग, ओष्ठ रोग में पित्त कफज और रक्तज, ये तीन प्रकार के उसमें भी आप विस्त्रावन कर सकते हैं। और बोल रहे अनेक प्रकार के क्षुद्र रोग, क्षुद्र रोगाच भूयशम। अब क्षुद्र रोग कहाँ कहाँ बताए गए थे? क्षुद्र रोग में शायद भेदन भी तो करना है। क्षुद्र रोग में हाँ प्रायश क्षुद्र रोगाच, जिसका भेदन होगा उसका ड्रेन होगा। हाँ नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, कुछ कुछ रोग उन्होंने अलग से बताए गए हैं, कुछ कुछ रोग अलग से बताए, पर यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट बनता है कि भाई क्षुद्र रोग में आपको भेदन और विस्त्रावन दोनों करना है। तो स्तन रोग, क्षुद्र रोग, हाँ, विसर्प, विदारिका, दंत पुपुट, विद्रदी ग्रंथि, इसमें भेदन और विस्त्रावन दोनों करना है, ऐसे कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सीवन कर्म किसमें करना है? इसमें तो एकदम सिंपल है, मेद समुत्ता भिन्ना, यानी कि भाई साहब कोई अच्छे से स्किन की हेयर है, वो पूरी मेद समुत्त, यानी कि मेद दिख रहा है तुम्हें, मेद समुत्ता भिन्ना, यानी कि इतना डीप अगर वुंड है तो उसको तुम्हें क्या करना है, सीवन करना ही करना है। अपन बोलते हैं ना टाके कब लगाए कब नहीं लगाए, एक है नहीं, पूरी स्किन कट गई है, नीचे से मेद दिख रहा है भाई साहब तुम्हें, गो फॉर सुचर्स, है क्या नहीं, सीवन कर्म करना है। देखो उन्होंने, अपन बोलते हैं ना कि भाई ये कहाँ बताया, तो ये यही बताया है, मेद समुत्ताच भिन्ना सुलिखता गदा, यानी कि आपने कोई अच्छे से ऑपरेशन किया है, सुलिखित अगर हो गया है तो उसमें भी आप सीवन कर्म कर सकते। बोल रहे हैं सद्य व्रणाच ये चेव चल संधि व्यपश्रिता, सद्य व्रण में है क्या नहीं, ऐसे व्रण जो चल संधि में स्थित हो उसमें भी आपको सुचरिंग करनी है, ऐसे कह रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, जिन व्रणों में क्षाराग्नि विष का प्रयोग नहीं किया गया है, जो व्रण मारुतवाही नहीं है, जिनके अंदर लोह से बने शल्य नहीं है, उनका सेवन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बोल रहे न क्षार अग्नि विष जुष्टा न च मारुतवाहिनी न अंतर्लोही शल्याच्च, चाहिए अपितु उनका पूर्ण रूप से विशोधन करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। यानी कि अंदर कोई शल्य पड़ा है और तुम स्टिचेस लगा दे रहे तो अंदर वो चीज़ सड़ जाएगी ना, ऐसे बोल रहे हो। यानी कि विष, देखो अब विष का प्रयोग हो गया है, तुमने ऊपर से स्टिचेस लगा दिए, क्या होगा, विष अंदर अंदर फैलते जाएगा कि नहीं जाएगा, फैलेगा, विष हो गया, अग्नि हो गई। हाँ, क्षार और अग्नि के बीच में, अब देखो ना, अब अग्निकर्म अपन ने कहाँ पर तो भी कर दिया, यानी आपने लगा दी स्टिचेस वहाँ पर, तो अग्नि की जो उष्णता है वो कहाँ जाएगी, बाहर थोड़ी ना आएगी, अंदर के अंदर ही फैलते जाएगी वो। और अंदर वैसे पित्त प्रकोप या अग्नि की उष्णता से अलग कुछ कर सकती है वो। क्षार भी अपन ने ऊपर से लगाया और ऊपर से आप स्टिचेस लगा दे रहे हो, वो क्षार बाहर निकलेगा ही नहीं, अंदर के अंदर ही वैसा जलाते हुए जाएगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं, उसको क्या करना है, सबसे पहले सम्यक विशोधनम। क्षार लगाए तो अपन नींबू का रस लगा देते हैं ना पहले, तो विशोधन कर देते हैं अपन, यहाँ पर जो क्षार कर्म जो करते हैं अपन, है क्या नहीं,
न्यूट्रलाइज कर दिया। अग्निकृत व्रण में भी अपन पहले घृत से कर देते हैं, उसके बाद करते हैं। विष में तो आपको शोधन करना ही है, विषग्न द्रव्य देके, और अंतलोहित को तो निकालना ही निकालना है, ऐसे कह रहे हैं। आगे बोल रहे हैं धूल हो गए, पांशु रोम नखानी नखादिनी चल अस्ति भविच्चयत हरतानि यतो अमुनि पाचेद यु भृशम व्रणम रुजच्च विविधा कुर्याद तस्माद देतान विशोदयेत। बोल रहे हैं धूल से, रोम से, नखा आदि और चल अस्थि हो, यदि यह व्रण में उपस्थित हो और यदि न निकाले जाए तो यह व्रण क्या होगा? पकेगा, शीघ्र ही पका देगा, पक्व कर देगा, तथा अनेक प्रकार की पीड़ाएं भी करेगा। इसलिए इनका क्या करना चाहिए?